हेलो क्रशर्स, वेलकम टू डे 27। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो है कैपेसिटर्स। लेकिन उससे पहले कल का हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, वो है डाइपोल। डाइपोल किस तरीके से बिहेव करता है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल के फॉर्मूले देखेंगे और दो डाइपोल के आपस में क्या इंटरेक्शन होते हैं वो चीज़ें देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इंडक्शन क्या होता है, हमारे कंडक्टर्स किस तरीके से बिहेव करते हैं, उनके बीच में कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्यों जीरो हो जाती है। और उसके बाद हम उस इंपॉर्टेंट एग्जांपल पे आ जाएंगे जहाँ पर हमारे पास वर्टिकल बहुत सारी लार्ज प्लेट्स होती हैं और उनके ऊपर कुछ चार्ज हम डाल देते हैं, फिर चार्ज अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। तो कैलकुलेशंस किस तरीके से करनी है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम देखने वाले हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर पे। कैपेसिटर क्या होता है, Q इज इक्वल टू सी वी, ये किस तरह की चीज़ है, इसका मतलब क्या है, फील करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास अगर स्फेरिकल कंडक्टर होते हैं तो वो किस तरीके से कैपेसिटर की तरह काम करते हैं, हमारी अर्थ का क्या कैपेसिटेंस है। और उसके बाद हम आ जाएंगे हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। अगर हमारे पास 3 कैपेसिटर इस तरीके से लगे होते हैं तो कैसे हम उसमें कैलकुलेशंस करते हैं। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जब हमारे पास एक चार्ज कैपेसिटर और दूसरे चार्ज कैपेसिटर दोनों को जोड़ दो तो वहाँ पर क्या होता है, फाइनल वोल्टेज या फिर फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, एनर्जी का लॉस कितना होगा, उसका फॉर्मूला भी हम देखेंगे। और उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पर उसका भी सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद आ जाता है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स क्या होते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज किस तरीके से काम करता है कैपेसिटर्स में। और लास्ट में हम देख लेंगे कि अगर किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दें तो उसका कैपेसिटेंस किस तरीके से चेंज हो जाता है। और इस पे बेस्ड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हम कल देखेंगे। आज सारी चीज़ें कवर कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अच्छा, आज भी हम बहुत सारे PYQs तो करने वाले, लेकिन साथ में क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं और चीज़ें जल्दी जल्दी भगानी ना पड़े, इसलिए मैं क्वेश्चंस की जगह उन्हीं को कॉन्सेप्ट के रूप में आपको समझाऊंगा। तो आप उनको ध्यान से देखना। पूरा का पूरा चैप्टर आज मतलब मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर आज कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम विक्रांत किरार है, पेंसिल गिर चुकी है और बस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल का मतलब हमारे पास दो चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन हमें दिखाई देगी। यहाँ पर मान लो -Q चार्ज है, यहाँ पर हमारे पास +Q चार्ज है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर वो डिस्टेंस की वैल्यू है इस तरीके से d, तो हमारे पास एक डाइपोल इसको बोला जाएगा। और वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसको ड्रॉ करते हैं नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इसको याद रखना, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरह हमारे पास डाइपोल होता है। अच्छा, इस डाइपोल अब एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास हमारे पास देखो डायरेक्शन है इस दिशा में, है ना। और जो डाइपोल होगा उसका जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो आ जाएगा Q टाइम्स D। अच्छा, D भी अगर मैं वेक्टर बना दूँ यहाँ से इस तरीके से, तो आप लिख सकते हो डाइपोल की वैल्यू Q टाइम्स वेक्टर D इस तरीके से आ जाएगी। ये आप देख सकते हो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अब हमें करना क्या होता है, हमें डाइपोल के केस में अलग अलग पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पता करना होता है। तो लेट्स से हमारा डाइपोल यहाँ पर इस तरीके से रखा हुआ है, तो दो जगह पे, एक तो ये होगा इसके एक्शियल पॉइंट्स, ये होगा इसके इक्वेटोरियल पॉइंट्स। एक्शियल पॉइंट्स पे और इक्वेटोरियल पॉइंट्स पे दोनों में हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के फॉर्मूले देख लेते हैं। किसी भी पॉइंट पर, यहाँ पर ये है एक्शियल पॉइंट्स, यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो इस तरफ आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 2kp डिवाइडेड बाय r³। और सिमिलरली इसके जो इक्वेटोरियल पॉइंट्स होंगे, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो एक्चुअली इससे देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज था या नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर इस तरीके से बनती है, ऐसे, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आ जाएगा इस तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो आ जाता है kp/r³। ऑलराइट, देखो डायपोल हमारा इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बन रहा है, तो यहाँ पर हम एक माइनस लगा देंगे, तो हमारे पास विद साइन इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ये इस दोनों वेक्टर फॉर्मूले हैं। ये एक्शियल पॉइंट्स है, ये हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट है। कौन सा है, इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना आ गया। अच्छा, अगर हमसे कोई इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले, लेट्स से यहाँ पर, तो इसको आप किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हो। देखो, क्योंकि डाइपोल एक वेक्टर है, आपको इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेना है, दो
डाइपोल्स में इसको रिजॉल्व कर लो, एक ऐसा हो जाएगा, दूसरा वाला कुछ इस तरीके से हो जाएगा, है ना। इन दोनों का वेक्टर सम ये वाला डाइपोल होने वाला है। अब ये जो पॉइंट है एक के तो एक्सियल पॉइंट पर है, तो उसके कारण यहाँ पर हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा, और ये दूसरे वाले के इक्वेटोरियल पॉइंट पे, तो उसके कारण पीछे की तरफ इस तरफ हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अगर हमारे पास ये जो डाइपोल था ओरिजिनल, इसका मैग्नीट्यूड था p, और ये वाला एंगल है हमारे पास लेट से थीटा, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर देखो ये p था, तो ये वाला जो हो जाता है वो हो जाता है हमारा p cos थीटा, दिस विल बी p cos थीटा, ये हो जाएगा हमारा p sin थीटा। खाली वेक्टर को हमने रिजॉल्व कर दिया है ना, इस तरीके से और इस तरीके से। ऑलराइट, p cos थीटा के हम हैं कौन से वाले पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे, इसके एक्सिस पे हैं, तो ये वाला मैग्नीट्यूड हो जाएगा, दिस विल बी 2k p cos थीटा डिवाइडेड बाय r क्यूब, और ये वाला हो जाएगा इक्विटोरियल, दिस इज इस वाले का इक्विटोरियल, तो पीछे की तरफ यानी इस तरफ आ जाएगा k p sin थीटा डिवाइडेड बाय r क्यूब। ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। आप इन दोनों का ही जो भी वेक्टर एडिशन होगा इस तरीके से आप निकाल सकते हो भाई हमारे पास यहाँ पे फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ रही है। अब ये तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया जो वेक्टर होता है। एक और चीज़ जो हमें पढ़नी होती है वो होता है पोटेंशियल। पोटेंशियल यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है एक्सियल पॉइंट पे, पोटेंशियल एक्सियल, उसकी जो वैल्यू होती है वो हो जाती है के पी अपॉन आर स्क्वायर। ये स्केलर क्वांटिटी होती है ना, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। और इक्वेटोरियल पॉइंट पर हमारे पास जो पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू होती है ज़ीरो। क्यों ज़ीरो होती है, बेसिकली यहाँ पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पर जितना पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, नेगेटिव चार्ज के कारण उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल हो जाता है, ज़ीरो आ जाता है। तो एक्सियल पॉइंट पे हमेशा पूरे के पूरे डाइपोल में पोटेंशियल की वैल्यू ज़ीरो रहती है, ये ध्यान रखना है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, अब इस पॉइंट पर हमारे पास क्या पोटेंशियल होगा, इसको कोई बता सकता है? देखो अगेन हम उसी डाइपोल को दो पार्ट्स में इस तरीके से रिजॉल्व कर लेंगे। ये जो p साइन थीटा है उसके तो हम एक्सियल पॉइंट पे हैं तो उसके कारण कोई पोटेंशियल नहीं होगा, लेकिन ये दूसरा वाला जो डाइपोल है p cos थीटा, इसके एक्सियल पॉइंट पे मैं हूँ, तो एक्सियल वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पोटेंशियल विल बी के p cos थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। देखो हमने यही वाला फॉर्मूला लगाया, कौन सा, एक्सियल वाला, लेकिन इस बार p की जगह यहाँ पर p cos थीटा का हमने इस्तेमाल किया है। इस तरीके से आप पूरे में कहीं पर भी डाइपोल के लिए पोटेंशियल और फील्ड निकाल सकते हो सिर्फ इन फॉर्मूले का यूज करके। डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड, इस पे बहुत सारे सवाल आते हैं। तो देखो मान लो हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से एक डाइपोल रखा हुआ है किसी एंगल पर। डाइपोल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास रहा होगा प्लस क्यू चार्ज इस तरीके से, ये है प्लस क्यू, ये होगा हमारे पास माइनस क्यू। तो हमारे पास जो फोर्स लगेंगे, फोर्स कितने लगेंगे, इस तरफ जो फोर्स लग जाएगा, अगर हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई था तो हमारे पास ये वाले फोर्स की वैल्यू हो जाएगी क्यू टाइम्स ई। सिमिलरली ये क्योंकि नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, क्यू टाइम्स ई। क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ एफ नेट इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ई प्लस माइनस क्यू टाइम्स ई विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। हमारे पास टोटल फोर्स की वैल्यू आ जाती है ज़ीरो। अच्छा, सिमिलरली अब इसमें आप देखोगे कि ये इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, इस पर कुछ इस तरीके से टॉर्क आने वाला है। यहाँ पर हमारे पास हम एक टॉर्क ज़रूर ऑब्जर्व करते हैं इस तरीके से। अब टॉर्क की जब कैलकुलेशन आप करोगे तो टॉर्क की कैलकुलेशन में ये एंगल थीटा, कौन सा एंगल, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और हमारे पास इस तरीके से डाइपोल वेक्टर के बीच में है वो आ जाता है, और हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला आ जाता है वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, या फिर इसी को आप लिख सकते हो पी ई साइन थीटा। और अगर थीटा की वैल्यू स्मॉल हो जाएगी तो साइन थीटा को हम क्या लिख पाएंगे, सिर्फ थीटा, और यहाँ पर एस एच एम फिर होता है जिसके हम टाइम पीरियड वगैरह के डेरिवेशन भी देख चुके हैं जब हमने एस एच एम पढ़ा था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पर देखो हमारे पास जो डाइपोल होता है, डाइपोल की टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप को हमेशा जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उस तरफ रखना चाहेगा, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। फिर आप इसको फोर्स लगा के उल्टा घुमाओगे तो देखो टॉर्क इस पे इधर लगेगा कि भाई तुम तो वापस ही उधर आ जाओ। फिर भी आप इसको ज़बरदस्ती इधर लाओगे तो आप उसके ऊपर कुछ वर्क कर दोगे, तो वो उस पर वर्क कर दिया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ चुकी है ना, वो वापस इधर आना चाहता है पर आपने उसको ऐसे घुमा दिया।
जैसे ये नीचे आनी चाहती है पर मैंने इसको उठा के ऊपर रख दिया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दी। तो जब भी ये डाइपोल की तरफ होगा तो सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी होगी। उसके बाद आप इसको घुमाते चले जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाते जाओगे। और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आता है हमारे पास, उसके जो डेरिवेशन तो नहीं करेंगे, -P.E उसकी वैल्यू होती है। ये एक स्केलर क्वांटिटी आएगी ऑब्वियसली। और यहाँ पर इसी को लिखा जा सकता है -P.E cos थीटा। इसको विजुलाइज करके भी देखते हैं। ये हमारे पास इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर मेरे पास मान लो एक डाइपोल ये है P और दूसरा डाइपोल यहाँ पर है इस तरीके से P और तीसरा डाइपोल यहाँ पर इस तरीके से है P। इनकी सबकी पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें P.E cos थीटा करना पड़ेगा, माइनस लगा हुआ है। इसका एंगल कितना है विद इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों सेम डायरेक्शन में, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 आ जाती है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री, है ना। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है वो इधर है तो 180 डिग्री का डिफरेंस है, 180 डिग्री। अब आप यहाँ पे वैल्यूज रखते जाओ। cos 0 की वैल्यू होती है 1, लेकिन यहाँ माइनस लगाया तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी U इज इक्वल टू -Pe। यहाँ पे आप देखोगे U की वैल्यू आ जाती है 0, यहाँ पे आप देखोगे U की वैल्यू आ जाती है +Pe। तो जो U इज इक्वल टू 0 है ये हमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया है और उसके हिसाब से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। सवाल इस तरीके के पूछे जा सकते हैं कि भाई इसको हमने रोटेट किया है 45 डिग्री से, तो बताओ कितना वर्क करना पड़ा होगा। अगर आप इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है इधर जाए, लेकिन आप उसको उल्टा घुमा रहे हो तो आपको फिर मेहनत करनी पड़ेगी। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा। कैसे चेंज करोगे आप पता कर सकते हो, वर्क डन विल बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इस तरीके से आप पता कर सकते हो। ये है हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E और हमारे पास मान लो यहाँ पर डाइपोल था P, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास डाइपोल है P, यहाँ पे हमारे पास डाइपोल है P, यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से डाइपोल है P और यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से डाइपोल है P। अलग अलग केसेस में हम देखते हैं हमारे पास वैल्यूज़ क्या आने वाली है। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास थीटा की वैल्यू किस तरीके से आएगी। देखो थीटा हमारे पास यहाँ पे इन दोनों के बीच में एंगल की वैल्यू 0 है, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ पे आएगा π/2, यहाँ पे आएगा पाई, या फिर इसको 180 डिग्री लिख सकते हो। ये हो जाता है हमारे पास π/4, ये हो जाएगा हमारे पास 3π/4 इस तरीके से। ऑलराइट, फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फोर्स इज इक्वल टू, हमें पता है डाइपोल पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सभी जगह फोर्स की वैल्यू 0 आ जाती है इस तरीके से। तो क्या ये सारे के सारे इक्विलिब्रियम में? सिर्फ फोर्स से इक्विलिब्रियम नहीं डिसाइड होता, हमें टॉर्क भी चेक करना पड़ेगा। टॉर्क चेक कर लेते हैं। हमारे पास टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है, Pe sin थीटा। ठीक, यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू देखो, यहाँ पर 0 होगी, यहाँ पर भी साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी, बाकी मैक्सिमम होगी 90 डिग्री पे, तो यहाँ वैल्यू आ जाती है Pe, यहाँ जाएगा Pe डिवाइडेड बाय √2, यहाँ पे भी आ जाएगा Pe डिवाइडेड बाय √2। तो यहाँ पे भी टॉर्क 0 है, यहाँ पे भी टॉर्क 0। तो ये हमारे पास दो इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाती है ना। इसको मैं बोल दूंगा दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये वाला जो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल क्यों? इसको आप थोड़ा सा भी डिस्प्लेस कर दोगे तो पूरा घूम के इस तरफ आ जाएगा, है ना, फिर वहाँ पे वाइब्रेट करता रहेगा। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ऑलराइट, एक और चीज़ हमें देखनी थी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था Pe cos थीटा माइनस में, तो माइनस Pe cos थीटा, इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जाएगी -Pe, यहाँ पे वैल्यू होगी +Pe, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है 0, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी Pe डिवाइडेड बाय √2, यहाँ पे भी वैल्यू आ जाएगी Pe डिवाइडेड बाय √2। ये माइनस की है, ये प्लस की है। तो आप देखो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ 0 थी, लेकिन 0 इज़ नॉट मिनिमम, मिनिमम इस तरफ होती है, ये मैक्सिमम होती है। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी में मैक्सिमम चेंज कितना किया जा सकता है, Pe से लेकर के -Pe, 2 Pe का डिफरेंस हमारे पास हो सकता है यहाँ पर। ठीक, An electric dipole has a fixed dipole moment P which makes angle of theta with respect to x-axis. When subjected to an electric field E1, it experiences a torque of T1 is equal to इतना. When subjected to another electric field E2, it experiences a torque of इतना. The angle theta is. तो यहाँ पर आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाते आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। डायग्राम बनाओ
और आंसर निकालो। इसका करेक्ट आंसर है बी। कैसे आया? तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे अच्छा सा। हमारे पास ये इस तरीके से एक्स एक्सिस है, ये है हमारे पास वाई एक्सिस और ये है हमारे पास जेड एक्सिस। इस तरीके से हमारे पास जो डाइपोल है वो एक्स वाई प्लेन में होगा और यहाँ पर मान लो मैंने इस तरीके से डाइपोल ऐसे बना दिया है। ऑलराइट, डाइपोल का जो मैग्नीट्यूड है वो है हमारे पास पी। व्हेन सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इज इक्वल टू ई आई कैप। तो ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हुई है, ये आ जाता है हमारे पास ई आई कैप। अब देखो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है। पहली बात तो ये है एंगल थीटा। हमारे पास जो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क होता है पी ई साइन थीटा और उसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ रही है हमारे पास टाउ टाइम्स के कैप के बराबर। इसकी वैल्यू टाउ टाइम्स के कैप। तो ये देखो ये इस तरफ घूमने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे राइट हैंड रूल लगाओ, पी क्रॉस ई करोगे तो एक्चुअली टॉर्क हमारा इस डायरेक्शन में आता है मैग्नीट्यूड वाइज। तो या तो फिर ये इस तरीके से रहा होगा हमारे पास पी। खैर अभी हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करनी है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इसको पी को ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, दोनों चीज़ें कर सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास व्हेन सब्जेक्टेड टू अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इज इक्वल टू √3 E टाइम्स जे कैप। तो अब सिर्फ वाई डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरीके से, दिस इज √3 टाइम्स ई। मैग्नीट्यूड में इससे बड़ा है, डायरेक्शन इस तरीके से उसका है। ऑलराइट, अब की बार जो हमारे पास टॉर्क आएगा, अब की बार इन दोनों के बीच में देखो एंगल कितना है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 90 माइनस थीटा इस तरीके से। अब की बार जो टॉर्क लगा है वो मैग्नीट्यूड में उतना ही है, खाली डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो अगेन अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं, ओनली मैग्नीट्यूड उसकी बात करूं तो पी ई साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू टॉर्क। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो √3 टाइम्स ई था, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा P इंटू √3 ई। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसी को मैं लिख दूंगा P इंटू √3 ई और साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू जो होती है वो जाती है कॉस थीटा के बराबर। तो ये भी हमारे पास टाउ के बराबर आ रहा है। इन दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है tan थीटा अपॉन √3 इज इक्वल टू 1। थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाती है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। बी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। तो इसका ध्यान रखना, आपको किस तरीके से एंगल्स लेने हैं उसको पता होना चाहिए आपको। ये इन दोनों के बीच का एंगल था थीटा, तो हमने यहाँ पे साइन थीटा का यूज़ किया था, मैग्नीट्यूड टाउ आया। इन दोनों के बीच में एंगल था 90 माइनस थीटा, तो हमने साइन 90 माइनस थीटा का यूज़ किया, तो भी मैग्नीट्यूड उतना ही आया, ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, आना भी चाहिए। देखो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इसे इधर घुमाना चाहता है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इसे इधर घुमाना चाहता है, मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, ये हम यहाँ पर देख भी सकते हैं ग्राफिकली। डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। तो ये हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पर डायरेक्शन इस तरफ है, इंटेंसिटी कम है। तो इसमें मान लो हमारे पास कोई इस तरीके से डाइपोल रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है डाइपोल का। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पर रहा होगा हमारे पास नेगेटिव क्यू, यहाँ पे रहा होगा पॉजिटिव क्यू। पॉजिटिव क्यू पे किस तरफ फोर्स लगा होगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पॉजिटिव वाले पे तो देखो फोर्स इधर ही लग गया होगा, ये लग गया फोर्स F1। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि हमें ये इस तरीके से फील्ड लाइंस के टेंजेंट दिख रहा है। यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा है, चार्ज का मैग्नीट्यूड तो दोनों जगह बराबर होता है, यहाँ पर साइन ऑपोजिट होता है चार्ज का, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो कुछ इस तरफ लग जाएगा F2। यहाँ पे हम देखते हैं F1 प्लस F2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, है ना। इसका मतलब F नेट इज़ नॉट इक्वल टू 0 ऑन द डाइपोल। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में हमेशा फोर्स की वैल्यू कुछ आ जाती है और वही आपको निकालना होता है। तो देखो इसके एग्जांपल से पहले हम देख लेते हैं इसको करेंगे कैसे। हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है -P.E। तो आपको वेक्टर में दिया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको वेक्टर में दिया होगा डाइपोल और बोला जाएगा इस पर फोर्स कितना लग रहा है, राइट। फोर्स कैसे पता करोगे, फोर्स हमेशा होता है फोर्स इज इक्वल टू -del U/del X I कैप।
माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड के कैप। इस चीज़ का यूज़ करके आप फोर्स निकाल सकते हो। तो इसका एक जल्दी से एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। मान लो हमें दे दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड जो नॉन यूनिफॉर्म है, उसकी वैल्यू है 5x³ आई कैप प्लस जे कैप न्यूटन पर कूलम। और दूसरी चीज़ हमारे पास दे दी है, एक डाइपोल की वैल्यू दे दी है, वो है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप। और हमसे पूछा है फोर्स की वैल्यू बताओ भाई कितनी होगी, कहाँ पर, अभी तक इसकी पोजीशन नहीं बताई। अगर ये रखा है एट x इज इक्वल टू 1 मीटर, तो ये अब हमारे पास सवाल बन गया। अब देखो इसमें कैसे करेंगे। सबसे पहली स्टेप जो हम करेंगे, हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है माइनस पी डॉट ई। माइनस पी डॉट ई, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। पहली बात तो चीज़ आएगी जो स्केलर आने वाली है, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं यहाँ पे। डॉट प्रोडक्ट लोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस एक्स वाले दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हो जाएगा माइनस तो है ही सही 15x³ प्लस 2, बस यही आ गया हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन। इस पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन से हम निकाल सकते हैं हमारा फोर्स। फोर्स की वैल्यू होती है माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स। सिर्फ इतना ही लिखने से मेरा काम चल जाएगा। और ये डेल एक्स है तो यहाँ पे आई कैप लगेगा। यहाँ पर मुझे माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई ये वाली टर्म्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें देखो वाई और जेड की टर्म्स ही नहीं है, तो वैसे भी डिफ्रेंशिएट होकर वो जीरो जाने वाली थी। ऑल राइट, यहाँ पे एक और गलती हो जाती है क्या, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस लगा था, इस फॉर्मूले में माइनस था, तो इसमें पहले ही माइनस आ चुका है, तो माइनस माइनस प्लस करना भूल मत जाना। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो जाएगी माइनस इंटू, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो फिर से आ जाएगा माइनस 15 इंटू 3x² प्लस 0, और ये होगा हमारा आई कैप। इसकी वैल्यू कितनी रहती है, प्लस 45x² न्यूटन। ठीक, एट x इज इक्वल टू प्लस 1 मीटर हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू आ जाती है, फोर्स की वैल्यू कितनी आती है 45, ये हमारे पास आई कैप में था ना, 45 आई कैप न्यूटन। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। फोर्स भी हमारे पास वेक्टर फॉर्म में आ जाता है। इसको आप फील भी कर सकते हो। देखो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मैं एक्स डायरेक्शन में आगे जाता हूँ तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है ना, एक्स के प्रोपोर्शनल है। तो हमारे पास डाइपोल अगर वहाँ एक्स पे रखा हुआ है, एक्स इज इक्वल टू 1 पे, तो इस तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है, इस तरफ नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ पे कम होगा, तो इस पर इस तरफ ज़्यादा फोर्स लगेगा, इस पर रिपल्शन वाला फोर्स कम लगेगा, तो इसलिए नेट फोर्स आना भी पॉजिटिव साइड में चाहिए था। हमारे पास नेट फोर्स आता भी पॉजिटिव साइड में है, तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, मान लो हमारे पास दो डाइपोल रखे हुए हैं, एक यहाँ पर रखा हुआ है इस तरीके से P1, दूसरा यहाँ पे रखा हुआ है इस तरीके से P2। पहले तो ये बताओ इन दोनों के बीच में फोर्सेस किस तरीके के लगेंगे और किस तरीके से आप इसे सॉल्व करोगे। तो देखो यहाँ पर ये हमारा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं, ये आपस में रिपेल करेंगे, है ना। लेकिन इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, तो अट्रैक्शन का फोर्स ज़्यादा होने वाला है, रिपल्शन का कम होगा। तो इसीलिए एक्चुअली ये अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। अगर मैं P2 की बात करूँ तो P2 पे फोर्स इस डायरेक्शन में आने वाला है, लेकिन उसको आप पता कैसे कर सकते हो। तो देखो अब इसको अप्रोच कैसे करना है। हमारे पास P1 के कारण यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमारे पास कोई डाइपोल रखा रहता है और ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उस पर कुछ फोर्स लग जाता है। इस तरीके से हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैं लिख सकता हूँ, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो वैल्यू आ जाती है 2kP1 अपॉन r³। ठीक, अब अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है और मेरे पास यहाँ पर P2 है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर U इज इक्वल टू माइनस P डॉट E। इस तरीके से उसकी वैल्यू आ जाती है माइनस P2 इंटू 2kP1 अपॉन r³ इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, डाइपोल भी इधर है, उन दोनों के बीच में एंगल तो 0 डिग्री है, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाती है 1। ठीक, ऑल राइट, यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ माइनस 2kP1 P2 अपॉन r³। हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई, जहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये है हमारा डिस्टेंस r में आगे जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी, जो भी वैल्यू होने वाली है यहाँ पे हम देख सकते हैं। ऑल राइट, फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, फोर्स की वैल्यू होती है माइनस डेल यू अपॉन, इस बार हमारे पास x में नहीं जा रहे हैं हम, x की जगह r रहते हैं यहाँ पे, डेल यू अपॉन डेल r, इस तरीके से होगा।
ऑलराइट, वैल्यूज रखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये 2K P1 P2 तो कांस्टेंट है, इन सबको बाहर निकाल देंगे और ये दोनों माइनस माइनस हैं वो भी मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2K P1 P2 डेल ऑफ 1/r³ अपॉन डेल आर, है ना। यहाँ पर 1/r³ बेसिकली क्या चीज़ है, ये r की पावर है -3, r की पावर -3। तो इसको डिफ्रेंशिएट आप करोगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाती है -6K P1 P2 अपॉन r की पावर 4, और यही है हमारे पास जो फोर्स लग जाता है, दिस इज इक्वल टू द फोर्स ऑन द दिस डाइपोल P2। इसके ऊपर पीछे की तरफ लग रहा है यहाँ पर इस तरीके से फोर्स F। ये हमने निकाल दिया, ये फॉर्मूले को आप याद रख सकते हो अगर आपको रखना है तो। यहाँ पे देखो वैल्यू आ रही है नेगेटिव माइनस में, तो उसके ऊपर अट्रैक्शन का फोर्स है, ये भी हमें पता चल जाता है। दूसरा केस जो हमको डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन का पढ़ना है, उसमें हमारे पास डाइपोल एक इस तरफ होगा, दूसरा इस तरफ होगा। ये है हमारा P1, ये है हमारा P2। यहाँ पर किस तरीके से फोर्स लगेगा पहले तो फील करते हैं। ये देखो पॉजिटिव इधर होगा, ये नेगेटिव होगा, है ना। ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पर देखो रिपल्शन हो रहा है, यहाँ भी रिपल्शन हो रहा है और कुछ अट्रैक्शन भी हो रहा होगा, लेकिन रिपल्शन थोड़ा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हम फील कर सकते हैं कि इस बार जो फोर्स आने वाला है वो कुछ इस तरीके से लगेगा। पर फोर्स की कैलकुलेशन किस तरीके से करी जाए, तो इस डाइपोल ने यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया होगा, उसके कारण इस पर कुछ फोर्स लगेगा। तो कैसे बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट पर है इस वाले डाइपोल के लिए। तो ये यहाँ से इस तरीके से फील्ड लाइंस जाएंगी, हमारे पास इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस तरीके से आएगा E। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो मैग्नीट्यूड हो जाता है K P1 अपॉन r³। इक्वेटोरियल पॉइंट पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की हमने बात कर ली। ऑलराइट, यहाँ पे r बढ़ता जाएगा, यानी इसको अगर मैं थोड़ा सा इधर करता हूँ तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। ऑलराइट, पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी होती है -P.E। ओके, इसको मैं लिख दूंगा -P.E कॉस ऑफ, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये ऊपर है ये नीचे, तो एंगल की वैल्यू हो जाती है 180 डिग्री। 180 डिग्री कॉस 180 डिग्री की वैल्यू खुद होती है -1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस टाइम्स P.E विच इज इक्वल टू K P1 P2 अपॉन r³। हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इस तरीके से आ चुकी है। फोर्स को हम लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू -del U अपॉन del R। अगेन बार बार माइनस लगता है यार हर स्टेप में, गलती मत करना। तो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू हो जाएगी -del U अपॉन del R। अब ये देखो यहाँ पर K P1 P2 तो कांस्टेंट है, तो उसको बाहर रख दो, K P1 P2, और R की पावर कितना है -3, R की पावर -3 को डिफ्रेंशिएट करोगे तो हो जाएगा -3 R की पावर -4। ये हो जाता है -3 R की पावर -4, यानी R की पावर 4 इस तरीके से। यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू आ जाती है वो आप देखोगे 3 प्लस में आई है पहले बात, तो +3K P1 P2 अपॉन R की पावर 4। तो ये हमारे पास पॉजिटिव आया है फोर्स, देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में हमने पहले भी बनाया था, इस तरीके से हमारे पास यहाँ फोर्स आता है और एक ये फोर्स आता है, इस तरीके से डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन हो गया। इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब इंड्यूस चार्जेस आ जाते हैं किसी भी कंडक्टर में। तो पहली बात तो आते क्यों, कंडक्टर का मतलब क्या होता है, कंडक्टर का मतलब होता है कि उसके अंदर जो भी चार्ज है वो फ्रीली मूव कर सकता है। अब मान लो यहाँ पर हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज रखा था, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, अपने चारों तरफ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से बनाएगा, यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएगा जो इसके अंदर से ही इस तरीके से जाने वाली है। अब यहाँ पे आप कंडक्टर ले आए हो, कंडक्टर में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से हैं और इसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था तो उस पर इधर फोर्स लगेगा और इस तरफ सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव 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 चार्ज इस तरफ आ जाता है, पॉजिटिव 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 कुछ इस तरीके से चार्ज आ जाता है। और ये जो है यही हमारे इंड्यूस चार्जेस है। कब तक इंडक्शन होता रहेगा, तब तक होता रहेगा जब तक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब इंड्यूस चार्जेस का काम है कि अंदर वो इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़ीरो कर देते हैं। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इस तरीके से था जो था इस वाले चार्ज के कारण इस दिशा में, दूसरा आ जाएगा हमारे पास इंड्यूस चार्जेस के कारण इस तरफ, और हमारे पास E इनसाइड कंडक्टर उसकी वैल्यू आनी है 0। ठीक है, नो मैटर व्हाट जो भी हो जाए हमारे पास कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है बिकॉज ऑफ इंडक्शन।
अब ये जो यहाँ पे इरेगुलर सा शेप था उसके कारण किस तरीके से चार्जेस है हमें नहीं पता, लेकिन जो भी होगा उसके कारण जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मैं बता सकता हूँ। जैसे मान लो मुझे यहाँ पर पूछा जाए कि भाई इस पॉइंट पे बताओ आप इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मैं डायरेक्टली इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बता सकता। देखो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मुझे एक चीज़ पता है कि इस पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इस तरफ आना था, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ पॉइंट। ठीक, मुझे एक और चीज़ पता है कि ई टोटल इज इक्वल टू 0 उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना, ये हमारा चार्ज है पी। अच्छा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दो चीज़ों के कारण होगा, एक इस चार्ज के कारण, दूसरा यहाँ पे कुछ इंड्यूस चार्जेस आ जाएंगे मेरे पास इस तरीके से, माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, इनका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है आई डोंट नो, लेकिन उसके कारण हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे और मैं लिख सकता हूँ दिस विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ई पी प्लस ई इंड्यूस्ड। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि ई टोटल की वैल्यू 0 है और ई पॉइंट, इस पॉइंट के कारण यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता, अगर ये डिस्टेंस है हमारे पास डी के बराबर, तो मैं लिख सकता हूँ 0 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन डी स्क्वायर, है ना, प्लस ई इंड्यूस्ड। तो यहाँ पर जो ई इंड्यूस्ड आएगा उसकी वैल्यू मैं बता सकता हूँ, वो आएगा माइनस के क्यू अपॉन डी स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा हमारे पास ई इंड्यूस्ड, ई इंड्यूस्ड। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास नेट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 करनी है। इसी तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन, सेम मैग ऑपोजिट डायरेक्शन। कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि अगर हमारे पास इस तरीके से कंडक्टर है, या कई बार आपने देखा होगा इस तरीके से शार्प कील होती है और उसको हाई वोल्टेज पे जाते हैं, तो फिर हमारे पास इस तरीके की कोई चीज़ हमें स्पार्क या प्लाज्मा देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ऑफ द एयर। लेकिन वो पूरी बॉडी में नहीं होता, वो पॉइंटेड जो एरिया है वहीं पर क्यों होता है, ये चीज़ें सवाल पूछी जा सकती हैं। तो इसको अप्रोच कैसे किया जाए? पहली बात तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन जो होता है वो इसलिए होता है क्योंकि हमारी एयर की एक कैपेसिटी है कि कुछ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें इतना ही हो सकता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उससे ज़्यादा हो जाएगा तो एयर में जितने भी मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं वो आपस में टूट टाट जाएंगे, आयनाइज हो जाएगी और वहाँ पर हमें कुछ चीज़ें देखने को फिर मिलती हैं। तो यहाँ पर यानी कि वोल्टेज, पहली बात तो सब जगह सेम होगा, V इज इक्वल टू सेम अक्रॉस द कंडक्टर। ठीक है, ओके। अच्छा, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज को अगर मैं लिखूं तो वो होता है के क्यू डिवाइडेड बाय आर, इस तरह की चीज़ हमारे पास होती है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के हिसाब से। तो अगर किसी भी छोटे से एरिया के लिए मैं बात करूं तो वहाँ पे जो भी क्यू होगा, वो जो भी इसमें मैंने चार्ज दिया है वो आपस में कुछ भी रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन उस छोटे से पार्ट के लिए मैं इस तरह की बातें कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि के क्यू बाई आर तो सबके लिए सेम है, तो यहाँ पे मैं इसको लिख दूंगा दिस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर डिवाइडेड बाई आर। ये वाली चीज़ तो हर पार्ट के लिए सेम आ रही है, लेकिन जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ई इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर। इस तरीके से मैं चीज़ों को लिख सकता हूँ। जहाँ पर रेडियस छोटा होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी। यहाँ पे देखो इसका रेडियस छोटा है, यहाँ पे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा है, यानी यहाँ पर हाई ई होगा, ई इज इक्वल टू हाई, यहाँ पर ई इज इक्वल टू लो होगा। इसीलिए यहाँ पर हमारे पास डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। अच्छा, और एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि लोकल की मैं बात कर रहा हूँ, लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, वो उसकी वैल्यू हो जाती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन के बराबर। दिस इज अगेन सिग्मा होगी यहाँ पर लोकल सिग्मा ऑफ दैट एरिया, और ये होगा नियर द सरफेस, और ये हम लिख देते हैं ई लोकल इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर कर्वेचर। इस पे बेस्ड भी सवाल पूछे जा सकते हैं। कंडक्टर विद ए कैविटी, यहाँ पर इंड्यूस चार्जेस की हम कैलकुलेशन करेंगे। देखो हमारे पास इस तरीके से एक कंडक्टर था, कंडक्टर के अंदर हमने इस तरीके से चार्ज रख दिया है, प्लस क्यू यहाँ पर हमारे पास चार्ज मैंने इस तरीके से रख दिया लाके। ये प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा, अपने चारों तरफ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ऐसे।
अब कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड रह नहीं सकता, तो वहाँ पे चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। और क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री है तो यहाँ पे जो भी चार्ज इंड्यूस होगा, पहली बात तो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होएगा, है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव था तो इधर नेगेटिव नेगेटिव आना चाहिए। अब वो अपने आप को सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, क्योंकि हमारे पास चारों तरफ सिमेट्री है। तो यहाँ पे मान लो -Q हमारे पास इंड्यूस चार्ज है, इस तरीके से पूरे में माइनस 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 चार्ज आ जाएगा। अच्छा, ये कंडक्टर जो था ओरिजिनली तो न्यूट्रल था, उसके ऊपर टोटल चार्ज 0 था। अब उसके इलेक्ट्रॉन्स अंदर आ गए हैं तो ऊपर पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो एक्चुअली पूरा बाहर की तरफ चला जाएगा। यहाँ पर हमारे पास प्लस 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 इस तरीके से चार्ज आ जाता है। ये हमारे इंड्यूस चार्ज होते हैं, ये है मैग्नीट्यूड +Q एंड -Q आर इंड्यूस चार्जेस। पूछा जाएगा सवाल, ये बताओ ये इंड्यूस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होने वाला है। तो इसको किस तरीके से आप अप्रोच करोगे, इसका मतलब आपको ये समझ लेना, यहाँ पर कोई भी फील्ड होगा, कोई भी पार्ट है यहाँ पर, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आनी चाहिए। कंडक्टर के हर एक पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो मान लो मैं यहाँ पर बात करूँ, E की वैल्यू 0 होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका ये जो डिस्टेंस है मान लो वो है डिस्टेंस d, तो इस वाले के कारण पॉजिटिव चार्ज के कारण हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी +KQ/d, प्लस नेगेटिव चार्ज क्योंकि वो एक स्फीयर की तरह है और उसके बाहर हमें तो वही पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा, तो उसके कारण जाएगा +K-Q/d, और इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। यहाँ से हमें पता चल जाता है जो हमारे पास Q की वैल्यू आने वाली है वो -Q के बराबर आएगी। जितना चार्ज अंदर था एग्जैक्टली उतना ही चार्ज यहाँ पर हमारे पास आ जाता है इंड्यूस चार्ज, और उतना ही एग्जैक्टली चार्ज हमारे पास बाहर की तरफ आ जाता है। तो इस पर बेस सवाल भी किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, देखो यहाँ पर मान लो हमारे पास इस तरीके से अगेन सेम सिचुएशन है सिमेट्रिक वाली। तो यहाँ पे फील्ड लाइंस अगर हमसे पूछी जाए ड्रॉ करो तो किस तरीके से होंगी। देखो अगर यहाँ पे कंडक्टर होता ही नहीं तो हमारे पास यहाँ से इस तरीके से इनफाइनाइट तक ऐसे फील्ड लाइंस जाने वाली थी, लेकिन अब कंडक्टर आ गया है तो यहाँ से ये वाली फील्ड लाइंस गायब हो जाती हैं, और गायब होती हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हवा में तो गायब हो नहीं सकती, इसीलिए नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हो जाता है और यहाँ फिर से ओरिजिनेट हो जाती है, यहाँ पे प्लस 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 इसीलिए चार्ज आ जाता है। देखो मैं बना भी देता हूँ, यहाँ पर आएगा हमारे पास माइनस 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 चार्ज, यहाँ पे हमारे पास प्लस प्लस चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, फिर अगेन यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ये हमारे पास फील्ड लाइंस इस तरीके से आ जाते हैं। सिमेट्री यहाँ पर मेंटेन है ना, सिमेट्रिक। दूसरा सवाल इस तरीके से पूछा जाता है कि अंदर वाला चार्ज अब सेंटर पे नहीं है, तो अंदर सिमेट्री गड़बड़ हो चुकी है। सिमेट्री गड़बड़ हो चुकी है तो अब देखो जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो इंड्यूस होंगे अंदर, वो भी कुछ अजीब से वेरिएशन उसमें आ सकता है, उसका पैटर्न कुछ भी हो सकता है। ऐसे हो सकता है यहाँ पर ज़्यादा आ जाए, यहाँ पर थोड़े से कम है, इस तरीके से। अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी वो यहाँ से एक यहाँ बन गई, दूसरी यहाँ बन गई, तीसरी यहाँ बन गई, चौथी यहाँ बन गई, पांचवी यहाँ, छठी यहाँ, इस तरीके से कोई भी अंदर में चीज़ हो सकती है। ऑलराइट, फिर हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से कंडक्टर है, कंडक्टर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता। अच्छा, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही नहीं सकता तो बाहर भी उतना ही पॉजिटिव चार्ज आया होगा, चार्ज तो उतना ही आएगा क्योंकि कंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ऑलराइट, और उसको पता ही नहीं है अंदर चार्ज है वो सिमेट्रिक था या नहीं था, क्यों नहीं, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो यहाँ से कौन बताएगा उसको। तो यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होएगा आउटसाइड वो भी सिमेट्रिक होगा, और वहाँ से फिर से जो फील्ड लाइंस निकलेंगी वो इस तरीके से ही निकलने वाली है ना। यहाँ पर सिमेट्री आउटसाइड, सिमेट्रिक आउटसाइड, यहाँ पर सिमेट्रिक इन एंड आउट। ये चीज़ हमें समझनी है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अर्थिंग, किसी भी कंडक्टर को हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं तो वो उसकी अर्थिंग करना बोलते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, देखो हमने अज्यूम किया है पोटेंशियल एट इन्फिनिटी को हमने 0 माना है बाय कन्वेंशन। पोटेंशियल, अगर अर्थ को एक कंडक्टर मान लो, पोटेंशियल ऑफ अर्थ की वैल्यू कितनी आ जाती है, वो आ जाती है KQ/ रेडियस ऑफ अर्थ, और ये रेडियस ऑफ अर्थ बहुत बड़ा है तो इसकी वैल्यू एक्चुअली वेरी लो हो जाती है, बहुत ही कम उसकी वैल्यू आने वाली है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ हम अज्यूम करते हैं, क्योंकि जब भी इस तरह की बात करते हैं तो अर्थिंग कब की जाती है, जब हमारे घर में कोई अप्लायंस है उसमें की वजह से आपको करंट लग सकता है तो उसको अर्थ कर देते हैं। तो बेसिकली हमारे आसपास पोटेंशियल, जो अर्थ का पोटेंशियल है उसको हम मान लेते हैं यार कि इसी को रेफरेंस मान लेते हैं 0। जैसे ग्रेविटी में हम क्या मानते हैं, अर्थ के ऊपर हम पोटेंशियल एनर्जी 0 मानते हैं,
एक्चुअली में ज़ीरो नहीं होती, ज़ीरो तो इन्फिनिटी पे होती है। सेम चीज़ यहाँ पर है। तो लोकल कैलकुलेशन के लिए आप पोटेंशियल ऑफ अर्थ की वैल्यू ज़ीरो मान सकते हो फॉर लोकल कैलकुलेशन, या फिर इसको लोकली मैं इस तरीके से लिख देता हूँ। ऑलराइट, अब अर्थिंग के कारण होता क्या है? अर्थिंग मतलब EARTHING, इसका मतलब होता है V इज इक्वल टू ज़ीरो। पोटेंशियल की वैल्यू ज़ीरो करनी होती है। अब इसमें सवाल किस तरीके के आ सकते हैं? मान लो हमारे पास यहाँ पर एक दो स्फीयर हैं, इसके ऊपर मैंने चार्ज रख रखा था प्लस Q। ओके, फिर उसके बाद मैंने इसकी कर दी अर्थिंग इस तरीके से। अर्थिंग कर देंगे तो क्या होगा अर्थिंग करने से? और अगर इस पर कोई चार्ज आता है तो बताओ वो चार्ज कितना है? पहली बात तो अर्थिंग कर दी तो इसका जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो हो जाना चाहिए। तो लेट से इसके ऊपर Q चार्ज आ गया है, तो हम कैलकुलेशन क्या करेंगे? पोटेंशियल ऑफ C, इसको मैं अगर कंडक्टर बोल दूं, है ना, तो पोटेंशियल ऑफ C इज इक्वल टू ज़ीरो। पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पर हमारे पास पहली बात तो दो रेडियस होंगे, ये होगा हमारे पास रेडियस R, ये हो जाएगा हमारे पास स्मॉल रेडियस R, इस तरीके से। अब इसका पोटेंशियल आपको लिखना है, तो यहाँ से आप बाहर से आते रहोगे तब तक इसका असर कैपिटल R रेडियस तक रहने वाला है। उसके कारण हमारे पास जो पोटेंशियल आ जाता है उसकी वैल्यू आ जाती है KQ अपॉन कैपिटल R प्लस। अब इस वाले चार्ज के कारण यहाँ तक पोटेंशियल बढ़ सकता है, उसके लिए तो ये वाली वैल्यू आ जाती है KQ अपॉन स्मॉल r, और इसकी वैल्यू दोनों के पोटेंशियल को मिला दोगे, इसकी वैल्यू आ जानी चाहिए ज़ीरो। यहाँ से हमें पता चलता है, देखो भाई, जो Q की वैल्यू है ना वो आ जाती है -Q इंटू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। तो पहली बात तो ये पॉजिटिव चार्ज था, तो यहाँ पर कुछ नेगेटिव चार्ज आने वाला है इस तरीके से, माइनस 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 माइनस, यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, क्या सवाल यहाँ पे ख़त्म हो जाता है? यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। अब देखो यहाँ पर अभी तक हमारे पास नेट चार्ज कुछ आ चुका है अंदर, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके ऊपर इस तरीके से आनी चाहिए थी, लेकिन ये जो आउटर शेल है वो भी तो एक कंडक्टर है। अब आप देखो, इसको ध्यान से देखना, ये जो है हमारे पास एक थिन कंडक्टर है, और वो कंडक्टर कितना भी थिन हो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कब नहीं होगा? अगर यहाँ पे जितना नेगेटिव चार्ज आया है उतना ही पॉजिटिव 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 यहाँ पर चार्ज आ जाए, तो हमारे पास सारी की सारी फील्ड लाइंस यहाँ से यहाँ तक हो जाएंगी, यहाँ से यहाँ तक हो जाएंगी, यहाँ से यहाँ तक हो जाएंगी, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, कंडक्टर के अंदर कोई फील्ड लाइंस नहीं आएंगी। अच्छा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ पर कहाँ से आया है चार्ज? टोटल चार्ज हमारे पास यहाँ पे था, यहाँ पे और चार्ज आ चुका है, तो यहाँ से कुछ चार्ज बाहर से अंदर आया होगा। वही आपसे कई बार सवाल पूछ लिया जाता है। तो हमारे पास Q की वैल्यू इतनी आ चुकी है, यहाँ पर हमारे पास बेसिकली Q एक नेगेटिव चार्ज है, लेट से उसकी वैल्यू -2 कूलम है। तो इसका मैं डायग्राम बना देता हूँ। हमारे पास हुआ क्या होगा, लेट से इनिशियली हमारे पास बाहर वाला था, उस पर +5 कूलम था, अंदर हमारे पास इस तरीके से एक स्फीयर था। फिर उसके बाद मैंने उसकी ग्राउंडिंग कर दी इस तरीके से, ग्राउंडिंग कर दी तो उसके ऊपर कुछ नेगेटिव चार्ज आया, लेट से वो आ गया -2 कूलम। अब क्योंकि यहाँ -2 कूलम आ गया इसके ऊपर, तो अंदर यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आना ही पड़ेगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी +2 कूलम। अब हमारे आउटर कंडक्टर पे तो 5 कूलम का चार्ज था, उसमें से 2 कूलम अंदर जा चुका है, तो बाहर की तरफ कितना चार्ज बचेगा हमारे पास? +3 कूलम, क्योंकि टोटल चार्ज आउटर कंडक्टर पे तो 5 कूलम था। वो देखो, वो यहाँ पे भी मेंटेन है। इस तरीके के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमारे पास लार्ज, इनफाइनाइटली लार्ज मेटालिक प्लेट्स होती है। अब इनफाइनाइट बना नहीं सकते, इसलिए इस तरीके से छोटी छोटी बनाई है। और अगर मैं इसके ऊपर कोई चार्ज दे दूं इस तरीके से, +Q मान लो मैंने यहाँ पर दे दिया है, तो चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है? देखो, हमारे पास कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। तो अगर कंडक्टर की बात करूँ, मान लो ये हमारे पास कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर मान लो थोड़ा सा चार्ज हमारे पास इस तरीके से आता है, थोड़ा सा चार्ज इस तरफ आ जाता है। इस वाले पॉजिटिव चार्ज के कारण इस तरफ हमारे पास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? वो हो जाएगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट। और इस तरफ कितना होगा? वो हो जाएगा इधर वाला σ/2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि इनफाइनाइटली चार्ज प्लेट्स में हमारे पास इस डिस्टेंस का कोई वेरिएशन नहीं होता, तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि अगर मैं चार्ज प्लेट के अंदर कोई भी पॉइंट ले लूँ, हर एक पॉइंट के लेफ्ट साइड में जितनी चार्ज डेंसिटी होगी उतनी ही राइट साइड में होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो हमारे पास टोटल चार्ज Q था,
तो इसके लेफ्ट साइड में जितना चार्ज होगा उतना ही राइट साइड में होना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास कितना आ जाता है Q/2, यहाँ पर भी आ जाता है Q/2। इस तरीके से ये आ जाएगा प्लस 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 प्लस, यहाँ भी प्लस 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 प्लस, इस तरीके से। तब इसमें सवाल किस तरीके के बनते हैं, देखो यहाँ पे ऐसा बोला जाएगा, मान लो हमारे पास यहाँ पर है 10 कूलम का चार्ज, यहाँ पर है 2 कूलम का चार्ज, बताओ यहाँ पर टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज किस तरीके से होने वाला है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर इस तरीके से देखो, अब इस लाइन के इस तरफ और इस तरफ टोटल चार्ज बराबर होना चाहिए। तो हमारे पास टोटल चार्ज कितना है, यहाँ पर है 10, यहाँ पर है 2, टोटल कितना हो गया 12। 12 का हाफ इधर होगा, हाफ इधर होगा, तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास इस तरफ 6 कूलम। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर 10 था, 6 इस तरफ आ गया, तो यहाँ पर कितना आने वाला है, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 कूलम। अगेन इस वाली पे आओ, इस कंडक्टर के लेफ्ट साइड में जितना चार्ज है उतना ही राइट साइड में चार्ज होना चाहिए। टोटल हमारे पास चार्ज कितना है 10 + 2, तो इसके राइट साइड में आना चाहिए टोटल 6 कूलम, यहाँ पे आएगा। इसके लेफ्ट साइड में कितना आएगा, देखो यहाँ पर टोटल चार्ज हमारे पास था 2 कूलम, 6 कूलम हमने इस तरफ डाल दिया, तो इस तरफ अब -4 कूलम आएगा, -4 कूलम। चेक कर सकते हो आप, यहाँ पर इस तरीके से डिवाइड कर दो, देखो इधर टोटल 6 है, यहाँ पे 4 -4 एंड 6, टोटल कितना हो गया 6। सिमिलरली आप इसके दोनों तरफ देखोगे, इधर भी 6 है और इन तीनों का सम मिला करके अभी भी 6 है। ऐसे कितनी भी प्लेट्स हो सकती हैं, आपको ये चेक करते जाना है, एक किसी भी प्लेट के लेफ्ट साइड में जितनी भी प्लेट्स हैं सबका मिला के, और राइट साइड में जितनी भी प्लेट्स हैं सबका मिला करके चार्ज बराबर होना चाहिए। इस तरीके से आप इसको अप्रोच करोगे। कैपेसिटर्स का ये वीडियो पूरा देखने के लिए और इनफैक्ट जेई मन जो बेस्ट क्रैश कोर्स है फुल सिलेबस फिजिक्स का 11th और 12th दोनों का, जेई मेन प्लस एडवांस का, उसको देखने के लिए आ जाओ jei.craship.in पर। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। कलरफुल डायग्राम्स वाली PDF सारी की सारी वो तो आप वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो आप कोर्स को वहाँ पर परचेस करके उससे भी अपनी पढ़ाई कर सकते हो। कंप्लीट सिलेबस 11th-12th का, तो देख लो उसको, लिंक ज़रूर चेकआउट करना। साथ में मेरे व्लॉगिंग चैनल का लिंक भी ज़रूर देखो, यहाँ कहीं आपको दिख रहे होंगे मेरे व्लॉग्स मैं क्या करता हूँ, बाकी वो भी देख लेना। हम मिलेंगे कंप्लीट कोर्स में।